Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss electrolysis related issues and electrode potential. पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड इश्यूज़ देखेंगे। ये 2-3 हमारे पास इश्यूज़ हैं जो अराइज होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का हमने चेक किया, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए डिकम्पोजिशन होती है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा। वो सारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने उसके फैराडेज लॉ देखे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज हम इसके कुछ जो हैं इश्यूज़ जो होते हैं वो चेक करेंगे जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान होते हैं, जिनमें से हमारे पास एक है ओवर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड से रिलेटेड होते हैं कुछ, और एक स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से। तो ओवर पोटेंशियल को पहले देखते हैं हम क्या होता है। ओवर पोटेंशियल, difference between the theoretical potential and actual potential in an electrolytic cell. The extra voltage required to make some non-spontaneous electrochemical reactions to occur. हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसको हासिल करते हैं और फिर मज़ीद अपने रिएक्शंस करवाते हैं। तो उस एनर्जी को जो हम वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स को प्रोवाइड करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे जितनी एनर्जी उस सेल को चाहिए होती है कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए या वहाँ पे प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन के लिए, हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है हमें उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। या दूसरी सेल्स में इस तरह से कह लें कि जितनी हमें कैलकुलेटेड एनर्जी उस सेल को रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा जो है हमें एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो हमारे पास एक ये इशू होता है कि हम जो है जितनी सेल की रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में जब हम ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो एक इशू हमारे पास ये होता है। सेकंड, हमारे पास इलेक्ट्रोड से रिलेटेड हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स हम देखा कि उसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कंज्यूम होते रहते हैं। तो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ करते तो वो इलेक्ट्रोड जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कंज्यूम होते रहते हैं। तो फिर इस तरह से कंज्यूम होते होते वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दोबारा से वो इलेक्ट्रोड यूज़ करने पड़ते हैं, मतलब बार बार हमें वो इलेक्ट्रोड चेंज करने पड़ते हैं। तो ये भी हमारा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करें, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जिसमें से उनको भी यूज़ करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, उसमें भी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। थर्ड, हमारे पास है कि स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। उसमें हम जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं उनकी स्टेट पे भी ये डिपेंड करता है। एक तो ये चीज़ हमने देखी थी कि वहाँ पे हमें सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट लेना है। पहले हमने क्या किया था, सॉलिड में तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा था कि मोल्टन स्टेट में ली थी, उसमें भी हमारे पास मसले आ रहे थे कि जैसे हमें उसको हीट अप करना पड़ता है, उसके बाद फिर मज़ीद उसमें प्रोडक्ट वगैरह से भी इश्यूज़ थे उसको सेपरेट करने में। तो हमें एक ये चीज़ कि यहाँ पे हमें उसे सोल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ता है। सेकंड ये कि हमें उसकी पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो हमारे पास फिर इश्यूज़ होंगे। तो उस पीएच को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूम ना हो। अगर हमारे इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहे हैं, सपोज़ कि वहाँ पे हम उसको कोई ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो कि कंज्यूम होंगे, तो फिर हमें अपना इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि उन इलेक्ट्रोड को कंज्यूम ना करे। ठीक है,
तो इस तरह से ये सारी इश्यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये 3 ही थे जो इसमें हमने डिस्कस करने थे। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो सेल पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल या जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। हमें ये इनकी अक्सर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई होती है। उससे फिर हमने देखना होता है कि इसमें से हमारे पास एनोड कौन सा है, इसमें से कैथोड कौन सा है, उसके मुताबिक हमें अपना सेल उसको सेटअप उसका करना पड़ता है। अब पहले देखें, हमारे पास मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ये लिखा हुआ है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल फर्स्ट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। हमने हमेशा इस साइड पे एनोड को मेंशन करना होता है, ठीक है, और इस साइड पे हमेशा हमने कैथोड को मेंशन करना होता है। पहले हम लिखते हैं जो एनोड है, एनोड जिस चीज़ का वो बना हुआ है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमारा जो एनोडिक प्रोडक्ट है या वहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मीडियम कौन सा, इस तरह से लाइंस लगाएंगे और उसके अंदर मीडियम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम कैथोडिक प्रोडक्ट लिखेंगे और उसके बाद कैथोड जिस चीज़ का बना हुआ है वो लिखेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास जो होता है, एक ही सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पे हम सोल्यूशन ले लेते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब एनोड किस चीज़ का बना हुआ है और इसके ऊपर प्रोडक्ट कौन से होंगे वो मेंशन करेंगे। फिर हम कैथोड का प्रोडक्ट क्या थे वो हम मेंशन करेंगे और एंड पे हम कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये जो दरमियान में 2 लाइंस हैं, इनके दरमियान में जो लिखा हुआ है वो हमारा मीडियम होता है कि हम वहाँ पे मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादातर हमें गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है और मोस्टली हम इसी को देखते हैं। इसमें भी इस साइड पे हमारे पास एनोड होता है, इस साइड पे हमारा कैथोड होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी गैल्वेनिक सेल में, उसमें हमने देखा था कि हम इधर से जिंक रॉड को डिप कर रहे थे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इधर हम जो है कॉपर रॉड यूज़ कर रहे थे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। फिर हमने इसको एक्सटर्नल इधर से कनेक्ट कर दिया था और यहाँ पे हमने अपना वोल्टमीटर लगा दिया था। अब यहाँ पे जिंक का रॉड और जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर का रॉड और कॉपर सल्फेट है। इस सेल को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल, जिसमें जिंक और कॉपर को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जिंक जो था वहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन होती थी, वो एज अ एनोड काम कर रहा था। तो देखिए अगेन हमारे पास एनोड जिंक और जो एनोडिक सोल्यूशन है वो हम मेंशन करेंगे। अब सोल्यूशन जो है जिंक का वो ज़ाहिर है आयन की फॉर्म में होता है ना, तो हमने जैसे उसको जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया और नीचे एक्वस मेंशन कर दिया। जिंक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके नीचे मैंने एस लिखा हुआ, मतलब ये सॉलिड है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर एनोडिक सोल्यूशन क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट, या जिसको जिंक 2 पॉजिटिव भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्वस मेंशन कर दें। और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, कैथोड लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है कि हम कैथोडिक जो सोल्यूशन है उसको इनर साइड पे और कैथोड को आउटर साइड पे लिखेंगे, या इस तरह से कह लें, ये हमने लिख दिया जिंक और ये एनोडिक सोल्यूशन एक्वस, और इधर हम लिख देते हैं कैथोडिक सोल्यूशन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, और ये कैथोड। और इन दोनों के दरमियान में इस तरह से 2 लाइंस लगाएंगे जिनके दरमियान में कुछ नहीं लिखा होगा, जस्ट ऐसे 2 लाइंस होंगी करीब करीब। इसको हम शो कर रहे हैं, ये हमारा साल्ट ब्रिज है, ठीक है। सेल की रिप्रेजेंटेशन में भी जब हम ये 2 लाइंस लगाएंगे तो इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे देखें 2 लाइंस इस तरह से, उनके दरमियान में कुछ लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस बिल्कुल करीब करीब है, उनके दरमियान में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज है।
बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है। यहाँ पे एनोड और एनोडिक प्रोडक्ट और यहाँ पे कैथोडिक प्रोडक्ट और कैथोड लिखा हुआ है। गैल्वेनिक सेल में हम एनोड लिखेंगे, उसके अंदर जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर साल्ट ब्रिज का साइन यहाँ पे हम शो करेंगे। उसके बाद कैथोड के ऊपर जो सोल्यूशन है कैथोड का, वो कैथोडिक सोल्यूशन वो मेंशन करेंगे और एंड पे कैथोड को मेंशन कर देंगे। इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है और समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज़। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन को बोलते हैं। जहाँ पे हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन होती है वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेल की बात कर रहे हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल की यहाँ पे मैंने जो है एग्जांपल दिया, डैनियल सेल की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। तो उसके अंदर हम चेक करते हैं कि चार्जेस की सेपरेशन किस तरह से होती है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये वाली इस साइड पे एनोड है और इस साइड पे हमारे पास कैथोड है। एनोड पे हमारे पास जो रॉड था एनोड का, वो जिंक लिया था और उसको हमने उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था, मींस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर दिया। कैथोड साइड पे कॉपर हमने कैथोड लिया और उसको कॉपर सल्फेट के या कॉपर के अपने सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट की फॉर्म में हमने लिया, उसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा था उसमें जब हमने गैल्वेनिक सेल की चेक की थी कि इस तरह से उसमें वो काम करता है, तो हमने देखा था कि जो हमारा ये जिंक है वहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में इसकी ऑक्सीडाइज होके, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिलीज़ होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं और जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है यहाँ से निकल के सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखें जब जिंक जो है ऑक्सीडाइज होके जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये क्या है, चार्जेस की सेपरेशन। यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन हो रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। नो डाउट कि हमने इसमें साल्ट ब्रिज यूज़ किया था जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था इस सॉल्यूशन को। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था तो ये साल्ट ब्रिज से आयन निकल के इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसको न्यूट्रलाइज बेशक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चार्ज तो डेवलप हो रहा है ना, चार्जेस की सेपरेशन तो हो रही है ना। मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में तो जा रहा है ना, और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, एनोड के ऊपर। तो चार्जेस की सेपरेशन तो हुई ना, तो उस चार्जेस की सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम कैथोड की बात करते हैं तो वहाँ से कॉपर जो है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके रिड्यूस होता है और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि ये जो कॉपर है फिर ये इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोड पे और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, तो सॉल्यूशन जो है अब नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन हो रही है कैथोड के ऊपर, और पॉजिटिव चार्जेस और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे क्या हो रही है, चार्जेस की सेपरेशन, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। जबकि ऑक्सीडेशन के ऊपर यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम कहते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, एनोड साइड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैथोड साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा।
इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें पोटेंशियल की, तो वो एक जैसी होगी, जस्ट इनका साइन इन्वर्स होगा। मतलब एक साइड पे ऑक्सीडेशन है, एक साइड पे रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये होता एक जैसा ही जनरेट है। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो हम उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है या यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर एक स्पेसिफिक सेल की बात करें, हाफ सेल की बात करें, तो हमारे पास जो एनोड वाली साइड है वहाँ पे हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जहाँ पे कैथोड वाली साइड है वहाँ पे हम कहते हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हाफ सेल के लिए होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ओवरऑल सेल का पोटेंशियल क्या होगा या ईएम ऑफ सेल क्या होगी, वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ईएम ऑफ सेल मिलेगी या ओवरऑल सेल का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेल तभी होता है ना जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, दोनों हाफ सेल्स को। तो इसका मतलब है ईएम ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है हमको इस तरह दो तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब ई सेल हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कैथोड पे होता है। अब ये इसको हम इस तरह से भी ई सेल को लिख लेते हैं। और दूसरा हमारे पास ये इसमें तब लिखते हैं कि हमारे पास एक साइड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया, दूसरी साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल जो कैलकुलेट किए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। तो हम इस जो सेल की ईएमएफ है उसको भी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अपना फार्मूला सेट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। मसला इसमें भी कोई नहीं है, आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन अपनी आसानी के लिए। उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? हमने बोला कि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जस्ट उनका साइन जो है वो इन्वर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इन्वर्स मीन्स नेगेटिव साइन, साथ में हम नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वही वैल्यू नेगेटिव में होगी एक इलेक्ट्रोड के लिए जो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम कहते हैं पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उनकी सेम रहेगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब हमने ये चीज़ मेंशन की, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड इज इक्वल टू हम कह देते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है एट एनोड। लिख सकते हैं ना, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल है रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव साइन के साथ, तो एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन हो रही है हम कहते हैं उसके ऊपर जो रिडक्शन होगी, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल लें तो उतना ही होगा जितना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन साथ में क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा। एनोड के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम ले रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो अगर हम उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल देखना चाहें उसका, तो उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, जस्ट वो जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। हमने इसको इक्वेशन को इस तरह से कर लिया। ठीक है। तो अब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिखा है उसकी जगह हम ये वाली चीज़ जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई, चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू तो हम इसको बाद में ले जाते हैं, ये पॉजिटिव इसको पहले ले आते हैं। ई रिडक्शन पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल जो है माइनस ई
रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ये किसका हो गया, एनोड का। बस आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला या जिसको ये लिखा हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये ई कैथोड जो है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आपने याद रखना है। अब इसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल में दोनों को कर लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखें जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल लिया था, वहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। ये फार्मूला भी ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें साइन को इन्वर्स वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, तो फिर हमें उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखना पड़ेगा, तो फिर हम वहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो इस सारे चक्रों में पढ़ने के बजाय हम इस इक्वेशन को रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। अब ई कैथोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पॉजिटिव था वो माइनस में, नेगेटिव में हो गया है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखें तो इजीली हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये तो थी हमारे पास तरह से कि हमारे पास ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल जो होता है वो किस तरह से जनरेट होता है और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या। अब हमने इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तब जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल तब होगा जब हम उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं, उसमें यह है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन हो, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर हो, कंसनट्रेशन हमारी 1 मोलर हो। ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। कंसनट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर ये कंडीशंस हैं तो हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, और इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को यूज़ करते हुए जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है हम शी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम अपना शी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। अभी इसकी मैं बताऊंगी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर ना हो, कंसनट्रेशन हमारी 1 मोलर ना हो। जब ये कंडीशंस नहीं होती तो हम कहते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम जो है डिफरेंट तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है जिसको नर्स्ट इक्वेशन या नर्नस्ट इक्वेशन, कुछ भी, दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, उसको भी हम ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू शी के कैलकुलेट करते हैं, और हमें कैलकुलेट करने के बाद एक वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे दी गई है, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ नहीं होती, और उसके लिए हमें एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है। उस इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होता है हम विद रिस्पेक्ट टू शी के कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि शी है क्या। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैसेस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जिसमें हम H2 गैस यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हम यूज़ करेंगे, उसी H2 का इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ करना है जो कि H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होगा। H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इट मीन्स कोई एस्टिक स्पीशी होगी या कोई एस्टिक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वहाँ भी हम कोई एस्टिक सोल्यूशन लेंगे।
स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कंसनट्रेशन जो सोल्यूशन की है वो 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी सेल को चेक कर लेते हैं। हमने ये सेल कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने अपना HCl, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन हमने कहा था ना H पॉजिटिव के फॉर्म में, HCl 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है तो 1 मोलर HCl का सोल्यूशन लेते हैं। उसके अंदर अब जब हमने हाइड्रोजन गैस यूज़ करनी है तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें एक इस तरह से करना पड़ेगा, अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये चैम्बर यूज़ कर लेते हैं इस तरह का। इसके अंदर हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाते हैं। यहाँ पे हम प्लाटिनियम जो है वो एक पीस सा प्लाटिनियम का लगा देते हैं। प्लाटिनियम कोटेड ये पीस होता है, ये कंडक्शन में हेल्प करता है हमें। और यहाँ पे हम एक वायर को लगाते हुए इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा क्या है 1 एटमॉस्फेयर, कंसनट्रेशन हमारी 1 मोलर है और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है। अब जब हमने इस तरह से ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड को सेट कर लिया, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसका जो पोटेंशियल है जितना भी आता है उसको हमने क्या किया कि हम कहते हैं कि शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है। देखें, कोई भी किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती। हम किसी ना किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं और उसके मुताबिक फिर हम उससे कंपेयर करके अपनी बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो लेते हैं। हम अपनी बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मसला है कि हमने जब अब ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि कितना है। हमने इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन दी और एक फ़िक्स कर लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमने बाकी जितने भी हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल जब कैलकुलेट करना है तो हमने उसको इसके साथ कंपेयर करके फिर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो बताती हूँ अभी। इससे पहले देखें, हम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसका वो हमने 0.0 वोल्ट जो है वो फिक्स कर लिया एक रेफरेंस के तौर पे। अब मैंने कहा था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही होती है, बस साइन जो होता है वो इन्वर्स होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ई जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP इज इक्वल टू माइनस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जितना ये रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के साथ। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं वो तो है ही 0.0 वोल्ट, उसको नेगेटिव लिखें पॉजिटिव लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके सेल को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास है प्लाटिनियम, उसके साथ हमारे पास क्या है उसका जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोड, प्लाटिनियम का हम है उसके साथ गैस यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन, और उसका सोल्यूशन क्या है H पॉजिटिव, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स हो गया कि हाइड्रोजन का 0 होता है। उसके बाद हमने बाकी से कैलकुलेट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे देखें। हम कहते हैं कि अब आप देखो कि आपने वो डैनियल सेल पढ़ा था ना जिसमें हमारे पास इस साइड पे जिंक था और इस साइड पे कॉपर था। अब इसमें हमें इतना पता है इसमें पोटेंशियल डेवलप होता है, इसमें भी पोटेंशियल डेवलप होता है, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, लेकिन कितना होता है वो अभी हमें नहीं पता, वो हमने चेक करना है कि कैसे करना है। तो अब हमने जो शी का है उसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना है। हमने उसको स्टैंडर्ड एक फ़िक्स कर लिया है ना, तो अब बाकी जितने भी होंगे हैं हमने उससे कंपेयर करके या उससे कनेक्ट करके हमने अपना रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी दूसरी स्पीशीज़ का कैलकुलेट करना है तो हम उसको शी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जो अपना एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है ना उसमें एक साइड पे हम जो है वो शी को रख लेते हैं, दूसरी साइड पे जिसका हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको रख लेते हैं। तो डैनियल सेल में से पहले हम कहते हैं कि हम जिंक को जो है ना उसका निकालना चाह रहे हैं,
तो हम उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। हमने अपना ये रखा, ये हमारे पास शीट, ये हमारे पास जो है जिंक इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इस तरह से एक्सटर्नल किसी वोल्ट मीटर से, और यहाँ पे हमने अपना वो लगा दिया ये साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, इसका इस तरह से पॉइंटर है। अब जब इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर है इसकी जो पॉइंटर है ये मूव करेगा। वो पॉइंटर इधर भी मूव कर सकता है, वो पॉइंटर इधर भी मूव कर सकता है। अब ये पॉइंटर ज़ीरो पे है, मतलब ये पॉजिटिव वाली साइड पे भी मूव कर सकता है और ये नेगेटिव वाली साइड पे भी मूव कर सकता है। अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वाली साइड पे मूव करेगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वाली साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हुआ, दोनों के अंदर हुआ। अब वोल्ट मीटर ने रीडिंग दे दी हमें। जब वोल्ट मीटर ने रीडिंग हमें दी, वो रीडिंग हमने कर ली नोट। ठीक है, वो कर लो कि हमारे पास टोटल ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल दोनों को कंबाइन करके दे रहा है। तो हम कहते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब जब भी हम ये सेल लिखते हैं ना तो इस साइड पे हमारा एनोड होता है हमेशा और इस साइड पे हमारा कैथोड होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या होता है, ये हमने लिख लिया ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जब ये साइड हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या है, जिंक है, और एनोड के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन ये हमने फार्मूला कौन सा लगाया हुआ भला, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला लगाया है। इसका मतलब है हमने दोनों सेल की रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, कैसे, अब ये जनरल फार्मूला लिख लिया। अब इस सेल के लिए हम ये फार्मूला लिख रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। कैथोड पे क्या है, जिंक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमने मेंशन करना है तो इसका मतलब है जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस होके जिंक में जाएंगे। तो इसका मतलब है जिंक 2 पॉजिटिव आयन ओवर जिंक लिखेंगे हम, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन कर रहे हैं हम। अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं मेंशन करना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, सपोज कि हम कहते हैं जिंक ही जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम जिंक जो है इस तरह से जिंक 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से होगी। लेकिन हमने चूँकि अपनी जो इक्वेशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज कर ली है दोनों में एनोड और कैथोड, तो हम क्या करते हैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिखेंगे। मींस जिंक 2 पॉजिटिव आयन से जिंक में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से H पॉजिटिव जो है वो H2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसमें सेल की ये देख ली कि ये कैथोड पे और ये एनोड पे है। अब हमने जब शी के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 फिक्स किया था, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो है 0। ठीक है, अब सेल के ऊपर बाकी इसकी वैल्यू हमें पता करनी है ना, तो अब सेल के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो इस जिंक की है, क्योंकि इस हाइड्रोजन की तो हमारे पास 0 कंसीडर की हुई है हमने। अब अगर ओवरऑल टोटल सेल की भी बात करनी है हमने, तो जिंक के ऊपर जो उसका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है प्लस जो हाइड्रोजन के ऊपर जनरेट हो रहा है, दोनों कंबाइन होके हमें देंगे। लेकिन जो शी का हमारे पास पोटेंशियल है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो पूरी की पूरी हमारे पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की रीडिंग है। एक जब 0 होगा तो दूसरा जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा ना जो हमें वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह से हम अपना इलेक्ट्रोड शी के साथ कनेक्ट करके उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट होती है। ये हमारे लिटरेचर में दी होती है, वो एक दफ़ा कैलकुलेट हो चुकी हैं सारी वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल के स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वो हमें लिटरेचर से मिल जाती हैं।
हमें यहाँ पे बार बार इनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये जिस मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ कि ये रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो सारी सीरीज़ दी हैं, उनके आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो हमने किस तरह से कैलकुलेट की हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल था जिंक का। अगर हमने कहना हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी हो तो प्लस 0.76 वोल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से अब डैनियल सेल में जिंक की हमने निकाल लिया। अब कॉपर की अगर निकालनी है तो अब हम जिंक की जगह यहाँ पे कॉपर को क्या करेंगे, उस शी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो भी पोटेंशियल इस वोल्ट मीटर ने देना है वो किसका हो जाएगा, कॉपर का, क्योंकि इसका तो ज़ीरो होगा। तो जब हमने कॉपर को भी सेम इसी तरह से कनेक्ट करके उसका वोल्टेज निकाल लिया तो हमारे पास कॉपर का वोल्टेज 0.34 वोल्टेज आता है। ठीक है, अब जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका पोटेंशियल निकालना होता है ना, उसको रिप्रेजेंट है असल में हम ई, जो हम SRP लिख रहे थे ना, उसकी जगह हम इसको ई नॉट भी लिख सकते हैं। ये नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है। जहाँ पर भी ई नॉट होगा आपने समझ लेना है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास कैलकुलेट किया गया है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर का भी आ गया। अब डैनियल सेल के अंदर हमारे पास क्या था, हमने कहा कि एक साइड पे हमारे पास जिंक होता है, यही होता है ना, एक साइड पे जिंक होता है और एक साइड पे कॉपर होता है, ये सेल है जिंक। अब इसकी हमने इक्वेशन देखनी है, ओवरऑल EM ऑफ सेल देखनी है डैनियल सेल के लिए, तो हम कहेंगे कैथोड के ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से हमने एनोड के ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस कर देना है। अब देखिए इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और जिंक के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, ये देखो मैंने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिखा हुआ है ये वाले। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ई कैथोड क्या है, कैथोड के ऊपर कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखना है, तो हम इसको कॉपर रिड्यूस के लिहाज से देखने हैं। इसी तरह से एनोड के ऊपर, नो डाउट वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन हम चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है और हमने अपनी इक्वेशन में रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करना है, तो हमें जिंक की जो इक्वेशन है वो रिडक्शन के लिहाज से लिखनी है। अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन वो लगाओ या ये लगाओ तो उसका आंसर सेम आएगा। बस ये चीज़ें आसान करके आपको ये फार्मूला दिया होगा। अच्छा, अब देखें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 और इसका जिंक का -0.76। अब ये माइनस बाहर वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास 0.34 प्लस 0.76 हमारे पास 1.1 वोल्ट हमारे पास EMF आ जाएगी डैनियल सेल की। ठीक है, अब हमने सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, जिंक एनोडिक कैथोड हमारे पास, ये एनोडिक इलेक्ट्रोड है, ये एनोडिक सोल्यूशन है, साल्ट ब्रिज को मेंशन करेंगे, कैथोडिक सोल्यूशन है और उसके बाद हम कैथोड को लिखते हैं और साथ में नीचे हम इसकी कंडीशंस भी लिख देते हैं जो कि स्टैंडर्ड थी। टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था और इसकी हम कंसनट्रेशन भी मेंशन कर देते हैं। बाज़ जगह पे होती है मेंशन, बाज़ पे नहीं होती। ठीक है, इस तरह से हम अपना जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी ये कुछ एग्जांपल भी हैं, अब न्यूमेरिकल देखें। कहता है कि वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ अ गिवन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ -2.36 वोल्ट। ठीक है, ये उसने कहा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल है -2.36 वोल्ट। अब ओवरऑल सेल की उसने EMF दे दी है, साथ में उसने सेल बता दिया ये प्लाटिनियम H2H पॉजिटिव, इसका मतलब ये शी के साथ कनेक्टेड है, मैग्नीशियम का कोई इलेक्ट्रोड और मैग्नीशियम का ही उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इसकी तो हमें पता है 0.0 वोल्ट है। अब इसकी कैलकुलेट करनी है। अब आप डायरेक्ट भी इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो क्या, कि जब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शी दिया हुआ है, शी की होती है 0, ओवरऑल EMF की जो वैल्यू सेल की दी हुई है वो -2.36 है। जब शी की 0 है तो ये -2.36 वोल्ट किसकी आएगी भला, ये मैग्नीशियम का ही रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा।
ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहें तो उसको सेल को वैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला आप लगा लो, E0 सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, E रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या, ये कैथोडिक साइड होती है ना, कैथोड के ऊपर मैग्नीशियम है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से हमने लिख लेना है। एनोड के ऊपर हमारे पास सी है, उसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिख लेना है। इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। अब EM ऑफ जो सेल है वही हमारे पास क्या होगी, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है तो देखें 2.36 वोल्ट ही है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रही हूँ तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लिखना है, जबकि ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन को मैग्नीशियम में हमने लिखना है। ठीक है, इन दो चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन करना है तो E0 के नीचे हमने ये इसको ऑक्सीडेशन के लिहाज से लिखना है। अगर हमने रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करना है तो E0 के नीचे रिडक्शन के लिहाज से लिखना है। इस चीज़ को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है। इसको ज़रा गौर से देखोगे तो, थोड़ा सा समझोगे तो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हमारे पास उन्होंने एक सिल्वर का दिया हुआ इलेक्ट्रोड, उसकी दे गया 0.8 वोल्ट, और हमारे पास ये हाइड्रोजन की 0 वोल्ट दी हुई है, विच विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड, आल्सो फाइंड E0 ऑफ द सेल। अब एनोड कौन एक्ट करेगा, कैथोड कौन एक्ट करेगा, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे देखेंगे। देखो उसकी हमने में वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने कहा था वैल्यूज़ को देखते हुए एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन उसकी होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो यहाँ पे हाई कौन सी वैल्यू है, 0.8 वोल्ट। इट मीन्स कि हमारे पास कैथोड किस चीज़ का होगा, सिल्वर का होगा, और हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू है 0 जो कि है 0.8 से कम है। इसका मतलब है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो हमारा एज अ एनोड काम करेगा। देखो जस्ट वैल्यूज़ को देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। अब EMF सेल निकालनी है तो हमारे पास सिल्वर की दी हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास 0 वोल्ट उसकी भी दी हुई है, शी की भी, तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास EMF सेल आ जाएगी। ठीक है, तो हम वो क्या आगे मतलब 0.8 वोल्ट ही EMF ऑफ सेल है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हमने इसको इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर हमारे पास शी है तो हम उसको वहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो H2 को हम ऑक्सीडेशन के लिहाज से लिख लेते हैं। कैथोड हमारा सिल्वर का है तो वहाँ पे रिडक्शन होनी है, तो सिल्वर को हम रिडक्शन के लिहाज से लिख लेते हैं, और ओवरऑल हमारे सेल के लिए ये इक्वेशन होगी दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हमने डिस्कस किया कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में शी के रिस्पेक्ट में किस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ भी आगे मेंशन होती हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे मेंशन होता है। इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें हमेशा मेंशन की होती है। असल मसला हमारे पास जब आता है जब हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे पहले डिराइव करेंगे, बहुत छोटी सी इक्वेशन है, बहुत जल्दी से हो जाएगी। अब आप इसको देखें तो हमें इसके लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ करनी है। इसका मतलब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन नहीं होना चाहिए, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, कंसनट्रेशन हमारे पास 1 मोलर नहीं होनी चाहिए। इनमें से सारी की सारी भी हो सकती हैं कि ना हो चीज़ें, और कोई एक भी चीज़ अगर फॉलो ना कर रही हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस को ही फॉलो करेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम गैल्वेनिक सेल को कंसिडर करते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, और उस गैल्वेनिक सेल में हमने एग्जांपल ली थी जिंक और कॉपर की, जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। हमने कहा था कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन देता है। इसका मतलब है कि वो सेल अपनी ही एनर्जी को यूज़ करता है। जब अपनी एनर्जी को यूज़ करता है इसका मतलब है जो सेल है वो बजाते खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सेल। सेल अपना काम कर जो है काम वहाँ पे हो रहा है वो सेल कर रहा है। ठीक है,
तो अब हम वर्क डन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि वो इक्वल होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। कितना वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है और वहाँ पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्क डन बाय द सेल है। ठीक है, अब हम कहते हैं चार्ज फ्लो है Q। तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल के लिए जो हम यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, 1 मोल के लिए हमारे पास जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 965000 कोलम होता है, जिसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। 96500 को 1 फैराडे भी बोलते हैं। अगर हमने देखना हो कि चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 फैराडे को। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन जब हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हमें तो वहाँ पे कोई भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होने हैं, तो उसके लिए हम n यूज़ करेंगे, अननोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अननोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह लें n इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज देखना है, तो हम कहते हैं n इंटू 96500। ठीक है, और 96500 को 1 फैराडे भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं n इंटू एफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको n इंटू एफ में अरेंज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इफ़ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, देन टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट इज इक्वल टू n एफ। और चार्ज फ्लो क्या होता है, Q। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू n एफ। Q इज इक्वल टू n एफ। और हमारे पास जो है ये वोल्टेज जो है, ये पोटेंशियल जो है, उसको हम E सेल लिख सकते हैं। तो ये जो वर्क डन है उसमें हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। W इज इक्वल टू Q की जगह पे हम NF पुट कर देते हैं, और वोल्टेज की जगह पे हम E ऑफ सेल जो है वो पुट कर देते हैं। हमारी जो इक्वेशन है अब W इज इक्वल टू NFE हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल हमारा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। वहाँ पे उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से वहाँ पर जो डेल्टा G होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब जो सेल होता है वो अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है। जब अपनी एनर्जी को यूज़ करता है तो हम कहते हैं वहाँ पे जो डेल्टा G होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। ठीक है, अब हमने इसको इस लिहाज से इक्वेशन को अरेंज करना है। W हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक NFE सेल, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमने निकाली डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ठीक है, ये होगी। अब हम कहते हैं कि अगर हमने डेल्टा G को, ये देखें, इसको कंसीडर कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ करनी है तो उसके लिए भी हम डेल्टा G लिख सकते हैं। तो उसके लिए डेल्टा G नॉट लगाएंगे, इज इक्वल टू NFE नॉट सेल। ठीक है, माइनस होगा, ये भी माइनस NFE नॉट सेल। जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे जो E सेल है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होगी, और डेल्टा G नॉट ये भी स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे E सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिहाज से हम अपनी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेल्टा G क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना। अब जब सिस्टम सेल जो है वो काम कर रहा था तो उसने वही एनर्जी यूज़ की थी ना जो उसकी फ्री एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल थी। ये हम मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, आई होप इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये हमने इक्वेशन अरेंज कर ली डेल्टा G के लिहाज से। हमने वर्क डन से शुरू होते हुए उसको डेल्टा G के लिहाज से इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब हमने थर्मोडाइनमिक से एक इक्वेशन उठानी है और उससे हमने अपने नर्स इक्वेशन को डराइव करना है। आपने थर्मोडाइनमिक में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q।
ये हम थर्मोडायनामिक्स से लेते हैं। अब इसको हमने रिलेट करने जाना है, ठीक है। ये बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सी क्वेश्चन है। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में इसको पढ़ भी चुके होंगे और मज़ीद इसको देख भी सकते हैं। अब हमारे पास डेल्टा जी देखें, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास ये है, वो हमने पुट कर दी। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है, वो हमने पुट कर दी, प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब जब हमने पुट कर दिया, अब इसको हमने एन एफ के साथ जो कॉमन चीज़ें हैं ना उसके साथ डिवाइड कर दिया, माइनस एन एफ के साथ। जब माइनस एन एफ के साथ डिवाइड किया, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, और यहाँ पे एन एफ ऐसे ही डिवाइडेड फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ से कैंसिल हो गई, हमारे पास ई सेल आ गई, और ये जो ई नॉट सेल थी वो यहाँ पे आ गया, माइनस आर टी एल एन क्यू ओवर एन एफ, ठीक है, ये आ गई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, हम इसको नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो ई सेल है वो अनस्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल होगा सेल का, उसके अंदर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन वाला सेल का पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड होगा, वो हमें मेंशन किया गया होगा जब भी हमने कोई न्यूमेरिकल करना होगा। आर हमारे पास जो है वो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, और इसके अलावा हमारे पास टी जो है वो टेम्परेचर है, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी होंगे वो हमें उस सेल के लिहाज से देखना पड़ेगा। एफ हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 है। एल एन क्यू क्या है हमारे पास, ये हम इसको नेक्स्ट मेंशन करेंगे। अब हमारे पास एल एन जो है वो नेचुरल लॉग होता है, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो हम इसको log 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं नेचुरल लॉग जो होता है वो log जो है किसके इक्वल होता है, 2.303 log 10 के, ठीक है। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन लें, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 298 केल्विन टेम्परेचर ले लें, लॉग हमारा नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर लें log 10 में, 2.303 लॉग में, और हार की वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ले लें, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में इन सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। देखिए ये नेक्स्ट इक्वेशन है अनस्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं कि अगर हमारे पास वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड वाला आ जाए, 298 केल्विन आ जाए, तो हम अपनी इक्वेशन को उस लिहाज से अरेंज कर लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम मज़ीद बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अच्छा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखें आर टी एल एन क्यू था ना, ये हमारे पास आर की हमने वैल्यू लगा ली, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, नेचुरल लॉग को हमने log 10 में कन्वर्ट कर दिया, नीचे था n इंटू एफ़, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे हर सेल के लिहाज से, लेकिन एफ़ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, वो सेम रहता है, तो हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर ली। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बाकी क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन यहाँ पे रह गया था, और log 10Q ये आ गया था, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की एक दूसरी फॉर्म आ गई। ये तब हम यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन दिया गया होगा। जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन दिया होगा तो हम ये वाली नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया हुआ तो फिर हम अपनी ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। दोबारा से हमें वहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, टी जितना हमें दिया होगा वो पुट करना पड़ेगा, बाकी ये सारी करके फिर हमें इसको निकालना होगा। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो तो तब हम अपनी ये इक्वेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन दो तरह की हो जाती हैं, एक जब हम 298 केल्विन हो तो हम ये यूज़ करेंगे, और जब 298 केल्विन टेम्परेचर ना हो तो फिर हम पहले वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अनस्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने अपनी जो सेल पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। नो डाउट यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है स्टैंडर्ड वाला, लेकिन अभी हमारे पास कंसनट्रेशन और प्रेशर भी तो होता है ना, हो सकता है वो वेरी कर रहा हो, वो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ना हो। जब वो ना हो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला होगा तो फिर हमने ये यूज़ करना है। अगर स्टैंडर्ड वाला हो वो दोनों चीज़ें तो फिर तो हमें इस सारी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हाफ सेल की EMF जो होती है वो भी हम इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने फुल सेल की जो EMF है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से, ठीक है।
तो नेक्स्ट इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें EM ऑफ सेल जो है कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। यहाँ तक हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो हम सब मेंशन कर चुके हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में किस तरह से करते हैं उसकी 1-2 हम न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हमने कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपना सेल की EMF कैलकुलेट करनी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।